विक्टर ई फ्रैंकल की एक किताब है, जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य। और ये उन किताबों में से है जो आपको सच में अंदर तक हिला देती है। बिल्कुल। इसके लेखक खुद एक मनोचिकित्सक थे और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने नाजी यातना शिविरों में 3 साल बिताए हैं। लेकिन ये किताब सिर्फ उन भयानक अनुभवों का कोई कच्चा चिट्ठा नहीं है। ये एक बहुत गहरा सवाल उठाती है कि जब किसी इंसान से उसका सब कुछ, मतलब उसका परिवार, काम, पहचान, यहाँ तक कि कपड़े भी छीन लिए जाएं, तो क्या उसके जीने की कोई वजह बचती है? आज हम इसी की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। फ्रैंकल अक्सर नीचे की एक बात दोहराते थे कि जिस इंसान के पास जीने के लिए कोई क्यों हो, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। वाह। तो हमारी आज की बातचीत इसी क्यों को खोजने के बारे में है कि कैसे, मतलब सबसे ज्यादा अमानवीय हालात में भी इंसान अपने अंदर एक आजादी और जीने का एक मकसद ढूंढ सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, जहां से फ्रैंकल की ये यात्रा शुरू हुई थी। एक ट्रेन जिसमें 1500 लोगों को जानवरों की तरह ठूंस दिया गया था। उन्हें लग रहा था कि शायद उन्हें किसी हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में काम के लिए ले जाया जा रहा है। फिर किसी ने खिड़की से बाहर देखकर चिल्लाया, ऑश्विट्स। और उस एक नाम ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, कहते हैं कि उस एक नाम ने पूरी ट्रेन में एक खौफनाक सन्नाटा भर दिया था। ऑश्विट्स उस समय ये नाम गैस चेंबर और मौत का मतलब दूसरा नाम बन चुका था। यहाँ एक बहुत ही एक अजीब मनोवैज्ञानिक अवस्था देखने को मिलती है जिसका जिक्र फ्रैंकल करते हैं। अच्छा। इसे कहते हैं मौत की सजा रद्द होने का भ्रम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब किसी को फांसी दी जानी होती है तो उसे आखिरी पल तक एक धुंधली सी उम्मीद रहती है कि शायद, बस शायद, उसे माफ कर दिया जाएगा। अच्छा। ट्रेन के कैदियों के साथ भी ठीक यही हो रहा था। भयानक सच सामने था, पर मन का एक कोना उम्मीद कर रहा था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर ट्रेन स्टेशन पर रुकी। वहां एक एसएस अधिकारी खड़ा था जो बहुत लापरवाही से अपनी उंगली से इशारा कर रहा था, दाएं या बाएं। उस इशारे का क्या मतलब था ये किसी को नहीं पता था, लेकिन वो सिर्फ एक इशारा तो नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो जीवन और मौत के बीच का पहला फैसला। हाँ, पहला फैसला था जो कोई और उनके लिए कर रहा था। बाद में उन्हें पता चला कि जिन लगभग 90% लोगों को बाईं ओर भेजा गया था, 90%? हाँ, उन्हें कुछ ही घंटों के अंदर सीधे गैस चैम्बर में भेज दिया गया। जिन्हें दाईं ओर भेजा गया वे काम करने के लिए चुने गए थे। ये पूरी तरह से किस्मत का खेल था। मैं कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ कि उस एक पल ने उन लोगों के दिमाग पर क्या असर डाला होगा। और ये तो बस शुरुआत थी जी। इसके बाद तो उनसे उनका सारा सामान, उनके कपड़े, सब कुछ छीन लिया गया। यहाँ तक कि उनके सिर के बाल भी मूंड दिए गए। उनकी पहचान की जगह बस उनकी बांह पर गुदा हुआ एक नंबर रह गया। बिल्कुल। और यही पहला और सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक आघात था। फ्रैंकल ने अपनी एक वैज्ञानिक पांडुलिपि, जो उनके जीवन भर का काम थी, उसे बचाने की बहुत कोशिश की। लेकिन जब एक पुराने कैदी ने उनकी एक कोशिश देखी तो उसने नफरत से उनकी तरफ देखकर सिर्फ एक शब्द कहा, शिट। उस एक शब्द में सब कुछ था। वो पल फ्रैंकल के पिछले जीवन के अंत का प्रतीक था। उस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि अब वो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल नहीं हैं, बल्कि सिर्फ एक नंबर हैं, एक नग्न अस्तित्व जिसका कोई अतीत नहीं, कोई पहचान नहीं। जब किसी से उसकी पहचान ही छीन ली जाए तो इंसान का दिमाग खुद को बचाता कैसे है? क्या वो हर पल उसी डर और सदमे में जीता रहता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब मिलता है कैदियों की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के दूसरे चरण में। अच्छा। जिसे फ्रैंकल उदासीनता या भावनात्मक मौत कहते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर कैदी अपने आसपास हो रही भयानक से भयानक चीजों को देखकर भी कोई भावना महसूस करना बंद कर देते थे। मतलब वो सुन्न हो जाते थे। हाँ, एक तरह का बचाव का तरीका था ये। जब आपका दिमाग लगातार हो रहे अत्याचार और दर्द को झेल नहीं पाता तो वो खुद को सुन कर लेता है। मतलब भावनाएं एक बोझ बन जाती हैं। ये सुनना ही कितना अजीब है। हम तो सोचते हैं कि भावनाएं ही हमें इंसान बनाती हैं। सही बात है। पर यहाँ जिंदा रहने के लिए अपनी भावनाओं को ही मारना पड़ रहा था। एक तरह से कह सकते हैं कि ये खुद के एक हिस्से को मारने जैसा ही था ताकि बाकी का शरीर जिंदा रह सके। फ्रैंकल एक घटना बताते हैं। उनके सामने से एक साथी कैदी की लाश घसीट कर ले जाई जा रही थी, जिसकी खुली आंखें उन्हें घूर रही थीं। सिर्फ 2 घंटे पहले उन्होंने उस आदमी से बात की थी। लेकिन ये दृश्य देखने के बाद भी वे बिना कुछ महसूस किए
शांति से अपना सूप पीते हैं। उस वक्त घृणा, दया, डर, ये सारी भावनाएं एक ऐसी लग्जरी थी जिसे कोई कैदी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और जब सारी भावनाएं मर गईं, तो उनकी पूरी चेतना, उनकी पूरी मानसिक ऊर्जा कहाँ केंद्रित हो गई? सिर्फ एक चीज पर, भोजन, खाना। हाँ। फ्रैंकल लिखते हैं कि कैदी हर समय सिर्फ खाने के बारे में बात करते थे। वो सपनों में केक, पेस्ट्री और बढ़िया खाना देखते थे। दिन का सबसे बड़ा इवेंट होता था जब उन्हें सूप या ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता था। और इस पर भी बहस होती थी कि उसे कैसे खाना है। हाँ बिल्कुल, लंबी लंबी बहसें कि रोटी का वो छोटा सा टुकड़ा एक बार में खा लेना चाहिए या उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर दिन भर खाना चाहिए। ये दिखाता है कि उनका अस्तित्व कितने आदिम स्तर पर पहुंच गया था। बिल्कुल, जब जिंदा रहने की लड़ाई इतनी बड़ी हो तो ऊंचे आदर्श और विचार पीछे छूट जाते हैं। उनका पूरा अस्तित्व बस किसी भी तरह अगला दिन देखने की जद्दोजहद में सिमट गया था। लेकिन और यही इस किताब का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। इसी शारीरिक और मानसिक पतन के बीच फ्रैंकल ने देखा कि इंसान का अंदरूनी जीवन, उसका आध्यात्मिक पक्ष कितना गहरा हो सकता है। हाँ, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे रहे थे, तो अब कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। फ्रैंकल बताते हैं कि कैसे एक दिन कड़कड़ाती ठंड में सुबह होने से पहले वे मीलों तक बर्फीली जमीन पर काम करने के लिए जा रहे थे। पैर सूजे हुए थे, गार्ड्स लगातार चिल्ला रहे थे, मार रहे थे। उस पल में उन्होंने क्या किया? उस पल में, जब बाहरी दुनिया में सिर्फ दर्द और अंधेरा था, उन्होंने अपनी पत्नी की कल्पना करना शुरू कर दिया। वे मनी मन उनसे बातें करने लगे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा है भी या नहीं पता था, लेकिन उनकी पत्नी का चेहरा, उनकी मुस्कान, उनकी आवाज उन्हें इतनी साफ नजर आ रही थी कि उन्हें लगा जैसे वो सच में उनके साथ हैं। और उस कल्पना ने उन्हें ताकत दी। वो लिखते हैं, प्रेम ही अंतिम व उच्चतम लक्ष्य है जिसकी एक मनुष्य आकांक्षा कर सकता है। इसे थोड़ा और समझाएंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फ्रैंकल को उस पल एक बहुत बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि इंसान की मुक्ति, उसका सुख किसी से प्यार करने में और किसी के प्यार में होने में है। और ये प्यार इतना शक्तिशाली हो सकता है कि ये शारीरिक मौजूदगी का मोहताज नहीं रहता। अच्छा। आपकी बाहरी दुनिया आपसे छीनी जा सकती है, लेकिन आपकी अंदरूनी दुनिया जिसमें आप किसी से प्रेम करते हैं, उसे कोई नहीं छीन सकता। वो मानसिक संवाद उनके लिए किसी भी असली बातचीत से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा सुकून देने वाला बन गया था। ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कोई रोमांटिक ख्याल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मनोवैज्ञानिक तकनीक थी, जिंदा रहने का एक जरिया। हाँ, ये मन की शक्ति का सबूत था। फ्रैंकल ने पाया कि जब शरीर पूरी तरह टूट चुका हो, तब भी मन एक ऐसी जगह बना सकता है जहां वो आजाद हो। और भी तरीके थे। हाँ, और अर्थ खोजने का ये अकेला तरीका नहीं था। उन्होंने देखा कि प्रकृति की सुंदरता भी एक जरिया बन सकती है। एक शाम एक कैदी भागता हुआ बैरक में आया और सबको बाहर अद्भुत सूर्यास्त देखने के लिए बुलाया। उस कीचड़, गंदगी और मौत के माहौल में एक सूर्यास्त। हाँ, और उसका भी वही मतलब था जो प्यार का था। उन कुछ पलों के लिए जब वे आकाश में बदलते हुए नारंगी, बैंगनी और लाल रंगों को देख रहे थे, वे भूल गए कि वो ऑशविट्ज में हैं। वे सिर्फ इंसान थे जो कुदरत की खूबसूरती देख रहे थे। एक कैदी ने कहा भी, ये दुनिया कितनी सुंदर हो सकती थी। ये एक पल के लिए ही सही, लेकिन उन्हें उनकी भयानक सच्चाई से ऊपर उठा देता था। प्यार, प्रकृति और एक और चीज थी जिसने उन्हें जिंदा रखा, हास्य। ये तो और भी अजीब लगता है। उस नर्क में हंसी की गुंजाइश कैसे हो सकती है? बहुत कम, लेकिन थी। हास्य भी आत्मा का एक हथियार था। ये कुछ पलों के लिए आपको अपनी स्थिति से एक दूरी बनाने का मौका देता है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, फ्रैंकल एक मजाक का जिक्र करते हैं जो कैदी आपस में करते थे। एक कैदी ने दूसरे से कहा कि आज़ाद होने के बाद जब हम किसी दावत में जाएंगे तो आदत से मजबूर होकर मेजबान से कहेंगे, प्लीज बर्तन के तले से वो गाढ़ा वाला सूप देना। इस काले हास्य में भी एक तरह की जीत थी। ये कहने का तरीका था कि तुम हमें तोड़ सकते हो, लेकिन हमारा मजाक करने का नजरिया नहीं छीन सकते। ये सब सुनकर लगता है कि कैदियों के पास फिर भी कुछ चीजें थीं जिन पर वो टिके रह सकते थे, लेकिन एक भावना ऐसी भी होगी जो सब पर हावी रहती होगी। यह एहसास कि अब कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। वो पूरी तरह से भाग्य के हाथ की कठपुतली हैं। हाँ, और ये बहुत खतरनाक भावना थी। ज्यादातर कैदी मानते थे कि अब फैसले लेने का कोई फायदा नहीं है, भाग्य को अपना काम करने दो। कुछ करने से डरना। हाँ,
वो तेहरान के उस नौकर की कहानी की तरह सोचते थे जो मौत से बचने के लिए तेहरान भागता है जबकि मौत उसका वहीं इंतजार कर रही होती है। इसलिए वे कोई पहल करने से डरते थे। लेकिन फ्रैंकल वो इसी धारणा को चुनौती देते हैं और मेरे ख्याल से यही इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक है। बिल्कुल। फ्रैंकल कहते हैं कि शिविर के अनुभव इसका उल्टा साबित करते हैं। इंसान के पास हमेशा हमेशा एक चुनाव होता है। हमेशा? हाँ, उन्होंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा था जो बैरकों में घूम घूम कर दूसरों को तसल्ली देते थे और अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा भी किसी और को दे देते थे। उनकी संख्या शायद कम थी, लेकिन वे इस बात का जीता जागता सबूत थे कि एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के। और वो एक चीज क्या है? वो है मानवीय स्वतंत्रता से जुड़ी हर चीज छीनी जा सकती है, मगर उससे ये चुनाव करने की क्षमता नहीं छीनी जा सकती कि वो किन्हीं परिस्थितियों का सामना किस रवैये के साथ करेगा और अपने लिए कौन सा मार्ग चुनेगा। मतलब आपके साथ क्या होता है ये शायद आपके हाथ में ना हो। हाँ, लेकिन आप उस पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं ये हमेशा आपके हाथ में होता है। ये इंसान की अंतिम आजादी है। बिल्कुल। फ्रैंकल ने तो खुद इसका अनुभव किया था, है ना, जब उन्हें वहां से भागने का एक मौका मिला था। हाँ, लड़ाई का मोर्चा शिविर के नजदीक आ रहा था और सब कुछ अनिश्चित था। फ्रैंकल और उनके एक दोस्त ने भागने का प्लान बनाया। उनका बैग तैयार था, बस सही मौके का इंतजार था। लेकिन जाने से ठीक पहले वे अपने मरीजों के बैरक में गए। उनके मरीज जो ज्यादातर टाइफस से पीड़ित थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और शिकायत थी, जैसे वो कह रहे हो आप भी हमें छोड़कर जा रहे हो। और उस एक नजर ने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ। फ्रैंकल को लगा कि अगर उन्हें मरना ही है तो उस मौत का कोई मतलब होना चाहिए। एक डॉक्टर के तौर पर अपने बीमार साथियों की देखभाल करते हुए मरना अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए मरने से कहीं ज्यादा सार्थक था। उन्होंने रुकने का फैसला किया और उसके बाद। और वो लिखते हैं कि उस फैसले को लेने के बाद उन्हें एक ऐसी गहरी मानसिक शांति मिली जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था, लेकिन अपने तरीके से। तो अंत में दुख का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक निरर्थक चीज है जिससे हमें हर हाल में बचना चाहिए? फ्रैंकल के अनुसार नहीं। दुख जीवन का एक हिस्सा है। उसे भाग्य और मृत्यु की तरह जीवन से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उसे एक अर्थ दे सकते हैं। कैसे? जब हम दुख को साहस और गरिमा के साथ सहते हैं तो वो पीड़ा एक आंतरिक उपलब्धि में बदल जाती है। हमारा रवैया, हमारा चुनाव हमारी पीड़ा को एक जीत में बदल सकता है। तो विक्टर फ्रैंकल की ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि जीवन का अर्थ हमारी परिस्थितियों से तय नहीं होता, नहीं, बल्कि हमारे फैसलों से और हमारे नजरिए से तय होता है। चाहे हालात कितने भी नामुमकिन क्यों न लगें, अपने रवैये को चुनने की आजादी हमसे कोई नहीं छीन सकता। फ्रैंकल ने एक बहुत ही मार्मिक बात लिखी थी। उन्होंने कहा था कि इंसान ही वो जीव है जिसने ऑश्विट्ज के गैस चैम्बर बनाए, और इंसान ही वो जीव भी था जो होठों पर ईश्वर का नाम या प्रार्थना लिए हुए शान से उन गैस चैम्बरों में दाखिल हो गया। एक ही जीव के दो बिल्कुल अलग चेहरे। हाँ, और यह हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी चुनौतियों में, चाहे वे कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी, ट्रैफिक में फंसने से लेकर किसी बड़ी नाकामी तक, हम अपनी इस आखिरी और सबसे बड़ी आजादी का कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, अपने नजरिए को चुनने की और अपनी मुश्किलों को भी एक अर्थ देने की आजादी का।